एवरीवन, वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर जरदारी से अहम मुलाकात, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी पर अहम गुफ्तगू हुई। पाक अफगान कशीदगी बढ़ गई, तालिबान की तरफ से सरहद की खिलाफ वर्जियां जारी, पाकिस्तान का भरपूर जवाबी वार, अफगानिस्तान के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक, चीन का इजहार तशवीश। इस अहम तरीन मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक लेफ्टिनेंट जनरल सेनेटर अब्दुल कयूम। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में ऑपोजिशन नाकाम, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा दिन। नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ ले लिया। नए वजीर आला अब्बानी पीटीआई की रिहाई के लिए क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं? वफाक और सूबे के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सकेगी? सूबे की आवाम को क्या रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं? इस सारे मामले पर भी गुफ्तगू करेंगे आज के शो में। और आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का पासपोर्ट मजीद नीचे आ गया। अमरीका भी ताकतवर पासपोर्ट रखने वाले पहले 10 ममालिक की लिस्ट से बाहर। इस पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस अहम खबर के हवाले से। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक लेफ्टिनेंट जनरल सेनेटर अब्दुल कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं आवाज आ रही है आपकी मुझे। जी जनरल साहब, बताइएगा जो इस वक्त कशीदगी नजर आ रही है अफगान बॉर्डर पर और जिस किस्म के अटैक्स जो हैं वो एक बार फिर हमने देखे। कुछ 2-3 दिन की खामोशी थी, उसके बाद फिर ये अटैक्स हुए और फिर हमने मुंह तोड़ जो है वो जवाबी कार्रवाई की। उनकी कई चौकियों पर जो है वो हमने उनको भी निशाना बनाया। कुछ टारगेटेड कार्रवाई जो है वो हमने काबुल और कंदहार के इलाकों में भी देखी। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेट है बिकॉज आपको ये पता है कि तारीख के लिहाज से, जोग्राफिए के एंगल से आप देखें, हम अफगानियों को अपना भाई समझते हैं हमेशा। और आल्दो जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो अफगानिस्तान वाज द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसने फौरी तौर पे रिकग्नाइज नहीं किया था। लेकिन इवन देन आप ये देखें कि ये इन पे जलगार हुई जब सोवियत ने की, तो हम साथ खड़े थे और ये वापस आए और सोवियत निकल गए। और इसके बाद जब नाटो की फोर्सेस आई तो उनको भी जब कोई पूछता था कि आपको वहां शिकस्त क्यों हुई है अफगानिस्तान में, तो उसका जवाब वो ये देते थे कि पाकिस्तान की वजह से हुई है, बिकॉज पाकिस्तान की हमदर्दियां अफगानिस्तान के साथ थी। और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा एक सोवरन अफगानिस्तान, एक ऐसा अफगानिस्तान जो अपने मसाइल को खुद हल करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी अफगानिस्तान जो है वो एक प्रॉक्सी के तौर पे इंडिया के सामने आ गए। इससे पहले भी जब नाटो की फोर्सेस इधर थी तो इन्होंने कौंसल खाने बनाए हुए थे यहाँ इंडियंस ने, और इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो अफगानिस्तान में हो रही थी वो सिर्फ इस एंगल से हो रही थी कि पाकिस्तान को 2 डायरेक्शन वॉर या 2 डायरेक्शनल थ्रेट के सिनारियो में ले जाया जाए। अभी भी अगर हिंदुस्तान जो है वो अपने सारे नेबर्स को, इमीडिएट्स को नाराज किया हुआ है और उनके साथ हुआ है, और इंडिया के अंदर बहुत सी, यानी वो कहते हैं दुनिया में भूखे लोगों का सबसे बड़ा इज्तिमा वो साउथ एशिया में और वो इंडिया में। तो ऐसी सूरत में ये जो उनको वहां अपने तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एम्बेसी खोलते हैं और इनका इंटरेस्ट है, जबकि अपने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की ये हालत है कि बाबरी मस्जिद को भी तबाह किया, गुजरात में भी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, कश्मीर में भी हो रहा है। तो ये अफगानिस्तान अभी उनके अंदर घुस के बैठ के तो ये ही सिग्नल दे रहे हैं ना कि ये उनकी प्रॉक्सी हैं और ये अनुदो यहूद का जोड़ है, इजरायली भी और ये भी। और दैट इज हाउ ये पाकिस्तान के अंदर, चूंकि ये रिसेंट पास्ट में जो इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी पाकिस्तान के हाथों, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो ये एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर की दूसरी फेज है, जो कि उन्होंने कहा डायरेक्ट अटैक तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपकी हाइब्रिड वॉर है उसके अंदर टेररिज्म को आगे लेके आए, और दैट इज वाई आपने देखा कि अपसर्ज हुई है इस वक्तों में। और पाकिस्तान फिर भी हिम्मत के साथ गुफ्तगू में, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान, बिकॉज इट डजंट सूट अस, लेकिन उन्होंने फिर ये आपको देखा हमारी कैजुअल्टीज हुई और फिर ये कह दिया कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक पाकिस्तान को अपने दफा का ये हक हासिल है
जो कि उसको, तो वो दे कैन गो एंड स्ट्राइक दोज पीपल जो कि आपके अंदर आके आपके लोगों को शहीद कर रहे हैं। तो दैट इज द स्टेट। अभी ये 48 आवर्स की सीज फायर है। आई होप कि ये परमानेंट हो, लेकिन अफगानिस्तान विल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग कि वो आइंदा अपने सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे। जब ये अमरीकी इनखला हुआ था तो ऐसा लग रहा था तकरीबन 4 साल जो है वो हो चुके हैं, ऐसा लगता था कि अब जो है वो वहाँ अफगान तालिबान की हुकूमत आई है, अब वो अपनी माशी तरक्की पर, अपनी मयार ज़िंदगी को इम्प्रूव करने पर, अपनी डेवलपमेंट पर, उस पर जो है वो फोकस करेंगे। और लेकिन आप अब जो ये प्रॉक्सी बनने की बात कह रहे हैं, क्यों, व्हाई वुड दे चूज टू बी अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया रादर देन फोकसिंग अपनी इंटरनल डेवलपमेंट पर? क्या उनकी विल नहीं है, क्या कैपेसिटी नहीं है, क्या इनफ सपोर्ट जो है वो नजर नहीं आई, या फिर उनका मिजाज ही ऐसा है? दिस इज अनफॉर्चुनेट ना। और पाकिस्तान की यही एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी जी कि ये जब निकल जाएंगे नाटो वाले तो अफगानिस्तान वाले लोग, तालिबान हमारे भाई भाई हैं, उसकी वजह यह है कि तालिबान को भी फैसिलिटेट पाकिस्तान, अमेरिका ने जब कहा 2 में इनको पहुंचाना है तो वो कहां से गए थे? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की भी अहमियत इसलिए थी कि उनका असर और रसूख अफगान तालिबान हर लिहाज से उनको अपने, ये जो डी इंडक्शन हुई है अमेरिकन की, उसको भी फैसिलिटेट पाकिस्तान ने किया यहाँ से। लेकिन दुख की बात यह है कि वो उजलत में गए और $7 अरब का असला छोड़ गए। और फिर ये जो तालिबान का सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर टीटीपी, उसकी वजह यह है कि आईएस खुरासान जो हैं वो अलकायदा और ये जो है ये चीजें ये अटैक करते रहे तालिबान को भी, और वो समझते, और ये वेरी क्लोज है टीटीपी के। तो देयरफॉर तालिबान ये समझते हैं कि अगर हम टीटीपी को भी नाराज करें और इनके बंदे पकड़ के उधर हवाले करें तो फिर हमारे ऊपर अलकायदा और आईएस खुरासान वगैरह के अटैक होने शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली, मुझे तो ये साइकी समझ नहीं आती तालिबान की। ऑनेस्टली आप अपने दिल से पूछें, हम तो अपने अफगान भाइयों के, मुझे याद है 50s और 60s में जब हम स्कूल में और कॉलेजों में पढ़ते थे तो उस वक्त भी सर्दियों के अंदर सारी अफगान फैमिलियां वो पूरे अपने काफिले लेके, गधे घोड़े साथ सब कुछ चीजें लेके हमारे देहातों में पहुंच जाते थे। अच्छा। और उधर ही कोई लकड़ी काटता था, कोई काम करता था, और गर्मियों में फिर ये वापस चले जाते थे। तो हमारा तो इनके लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और फिर ये इनकी ट्रांजिट ट्रेड जो है जी। आप ये देखें कि $1.8 बिलियन थी 22 लास्ट ईयर में 2024 जो है, और उसमें 1/3 इनकी एक्सपोर्ट थी टू पाकिस्तान एंड 2/3 पाकिस्तान की इनको थी, क्योंकि इनका सर्वाइवल ही इस ट्रांजिट ट्रेड पे। और ट्रांजिट ट्रेड में भी ये डंडी मारते हैं, वो वहां से कंटेनर चले जाते हैं, वो वहां ही खुलते हैं जलालाबाद और पाकिस्तान में स्मगल हो जाते हैं। उसके ऊपर भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन FBI ने भी लगाई, बहुत कुछ होता रहा। और फिर TTP वाले भी इन ट्रांजिट ट्रेड की सहूलत लेके, और वो असला जो अमेरिका छोड़ गया और फिर पाकिस्तान पे यलगार। तो मतलब मिस रीड किया आपके ख्याल में? जी क्लास साहब। जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया सर और बड़ा इसका हिस्टोरिकल और करंट बैकग्राउंड दिया। आज इमरान खान साहब ने ऑफर किया है कि मुझे पैरोल पे अगर रिहा किया जाए तो मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चीजें ठीक कर सकता हूँ, पैचअप और पीस करा सकता हूँ। आप इसको कैसे देखते हैं, इस ऑफर को सर? देखिए, जब इमरान खान साहब खुद हुकूमत में थे तो क्या उस वक्त ये पैचअप हुआ? उस वक्त भी उन्होंने जो स्टेप्स उठाए, मैं ये नहीं कहता बदनीति पे उठाए होंगे, वो तो उनके मुल्क के मफाद में उन्होंने समझा कि ये जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं, ये जो जेट ब्लैक, वो लोग जो कत्लो गारत में इन्वॉल्व थे और जेलों में थे, कि इनको निकाल देंगे और कुछ 4-5 हज़ार फैमिलीज को भी भेज देंगे तो शायद तालिबान को वो नॉर्मल ले रहे थे। एक्चुअली वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो टेररिस्ट हैं जो लॉन्चिंग पैड अफगानिस्तान का यूज करते हैं, इनका मुद्दा टीटीपी का ये नहीं है कि वो पाकिस्तान में किसी एक फर्द से उनकी दुश्मनी है या फौज से है या पुलिस से है। उनको तो जो टास्क मिला हुआ है हनूदो यहूद की तरफ से, वो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। तो आप उनके साथ जितने मर्जी है गुडविल जेस्चर कर लें और आप उनको कहें कि ये हो जाएगा, हम छोड़ देंगे, करेंगे, वो उसके बाद दोबारा कोई ना कोई बहाना बना के आ जाता है। अगले दिन मैं वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर
को सुन रहा था इंडिया, वो कह रहा था ये तो पैसे के ऊपर सेलेबल लोग हैं, इनको तो माल और वो ये कह रहा था कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा अमीर है, बड़े पैसे हैं, करोड़ों नहीं अरबों हम इनके ऊपर लगाते हैं और लगा सकते हैं। उसकी ये मतलब पहले की कोई वीडियो एक दिखा रहे थे। तो अभी भी वो वहां जाके कोई अफगानियों की मोहब्बत की खातर इंडिया वहां या मोदी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो ये इसलिए कर रहा है कि इनको यूज किया जाए और वहां पैसे की रेल पेल करो। जनरल साहब, आपने बड़ी अहम बात की, आपने बड़ी अहम बात की कि इस वक्त इंडिया की कोशिश होगी कि इनको अफगानिस्तान में जो फोर्सेज हैं या तालिबान हैं उनको हमारे खिलाफ वो यूज करें, जिसमें वो कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें जो पिछले 40 सालों में ये बताया गया, समझाया गया, प्रोपेगेट किया गया, बल्कि एट गन पॉइंट फोर्स किया गया कि ये हमारे सारे स्ट्रेटेजिक एसेट हैं, और वजह वही बताई गई थी कि अफगानिस्तान में अगर हमारी वहां फ्रेंडली हुकूमत काबुल पे स्पेशली पश्तून डोमिनेटेड आती है तो पाकिस्तान बड़ा सिक्योर हो जाएगा, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, और फिर हम इंडिया के साथ लड़ सकेंगे। हम भी तो इन्फ्लुएंस इसलिए रखना चाह रहे थे वहां पर काबुल में, जो आज इंडिया रखना चाह रहा है कि जनाब कि हमारी मर्जी की हुकूमत होगी तो हम भी इंडिया के साथ अगर लड़ाई झगड़े में हम बड़े इजी रहेंगे। और ये भी उस वक्त बात होती थी कि जनाब अफगानिस्तान को फतह करने के बाद नेटो के बाद इनका रुख जो है हम कश्मीर की तरफ कर देंगे। ये सारी चीजें हमने सुनी हुई है, बल्कि अगर हमारे आप जैसे लोग कुछ बात करते थे तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट या उस वक्त की से बड़ा शदीद रिएक्शन आता था। हमारे बहुत सारे आप जैसे दोस्त, आप तो नहीं मतलब और बहुत सारे आते थे हमारे साथ टीवी शोज में, उसमें जनरल साहबान जो है बड़ा सख्ती से डील करते थे कि तालिबान के बारे में आपने कुछ नहीं कहना, हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, रखा हुआ है, ये तो हमारे एसेट है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग ऑल ऑफ सडन? हमारे एसेट इंडिया के एसेट कैसे बन गए सर? देखिए, हमारी जो सोच थी ना कि अगर यहाँ फेवरेबल हुकूमत होगी तो वो पाकिस्तान के फायदे में है, ये एक मुस्बत सोच थी। और इट इज अ फैक्ट कि हम टू डायरेक्शन वार के सिनारियों में नहीं फंसना चाहते, और हमारी ये ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत हो जो एक न्यूट्रल हो, जो एक फ्रेंडली हो पाकिस्तान के साथ। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी है वो अग्रेसिव है, वो एक ऑफेंसिव है, यानी वो इसको यूज करके तो पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं। तो दैट इज वाई उस वक्त भी जनरल हमीद गुल एंड पार्टी, बहुत से जो लोग थे वो यही समझते थे इनके साथ गुड रिलेशन रखेंगे तो हमारी हुकूमत, इधर इनकी हुकूमत बन जाएगी तो ये हमें फायदा होगा, बिकॉज आपकी पीठ में एक दोस्त मुल्क होगा तो उसका फायदा है, नुकसान तो नहीं है, और ये हमारा राइट है अपने डिफेंस के लिए बेटर रिलेशन रखना। लेकिन अगर हम लेटर से जाके किसी इंडिया के भूटान को इक्विप करना शुरू कर दे और उनको कहे लॉन्च हो जाओ उसके ऊपर, और वहां से टेररिज्म शुरू हो जाए और हम उसको दे रहे हो, तो उस तरह के इल्जाम हमारे ऊपर लगाए तो फिर वो जस्टिफाइड है। तो इसलिए मेरे ख्याल में माजी के अंदर भी हमारे जो मिलिट्री और पॉलिटिकल मुफक्कर और दानिशवर ये सोचते रहे कि अफगानिस्तान में फ्रेंडली हुकूमत के लिए हमें काम करना चाहिए, तो वो एक अच्छी सोच थी। जनरल अब्दुल कयूम साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। 40 साल तक पाकिस्तान ने इन पे इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे वो लोग रहे भी सही, कारोबार भी किए, बिजनेस भी किए, मसाइल भी हुए बहुत सारे, दुनिया ने हमें दहशतगर्दी भी कहा, दुनिया ने हमारे ऊपर कोई पाबंदियां भी लगाई। इन्हीं तालिबान के चक्कर में पूरे मतलब यूरोपियन यूनियन से भी लड़े, अमेरिका से तल्लुकात, यूके से, इंटरनेशनल फोर्सेज हैं उनसे, और जैसे आपने खुद कहा कि वो ये कहते थे पाकिस्तान की वजह से हमारे वहां पे बॉडी बैग्स आ रहे, चीजें आ रहे हैं। तो 40 साल के बाद वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाए कवे। 40 साल दुख उठाए हमारे मुल्क ने उठाए, मसाइल हुए हैं, बम्बिंग हुई है, जंगें लड़ी हैं, हमारी इकॉनमी तबाह हुई, कल्चर हुआ, सब कुछ हुआ। इंडिया दूर से बैठ के देखता रहा सारा कुछ कि भाई चले आप तैयारियां कर लें, अपने बंदे ले आए। वही वाली बात कल हम जो उसने जी डोवल ने की है, चलो चंद डॉलर दे के अ फ्यू मोर डॉलर हम उनसे बातचीत कर लेंगे। सो इंडिया का फार्मूला तो ज्यादा कामयाब हुआ है। उन्होंने एक वहां पे ग्राउंड पे, अदरवाइज कोई उनको बदनामी भी नहीं हुई, बड़े अच्छे भी बने रहे। और जब सारा माहौल तैयार हो गया, गांव बस गया, रच गया, और हम बड़े खुश हुए। जनरल ये फैज हमीद साहब भी गए थे काबुल में, पता यह चला जनाब कि अब की दफा आराम से इंडिया ने उन तमाम लोगों को अपने साथ बिठा के हाईजैक करके उनको राजी करके, तो उनकी आप क्या समझते, हमारी स्ट्रेटेजी ठीक थी या उनकी ठीक थी कि जनाब 40 साल वेट किया और उनको 40 दिन पे नहीं लगे उनको ये तालिबान को अपने साथ मिलाने में सर, और आज हमारी जंग हो रही है। देखिए, ये जो एक कहावत है कि हमारे दुश्मन का जो दुश्मन है
वो हमारा दोस्त है। अफगानियों के लिए और अफगानियों के वे ऑफ लाइफ के लिए, उनके जो विमेन के राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके अंदर जो है उसके लिए कोई रिस्पेक्ट इंडिया के अंदर या मोहब्बत नहीं है, ना कोई शरिया के लिए है ना उसके लिए। वो सिर्फ इसके लिए प्रॉप अप कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये एक बड़ा प्रोफाउंड क्वेश्चन है क्लासरा भाई आपने जो पूछा है, और यही मैं कह रहा हूं ना कि हमारी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन। और सेकेंडली दिस नीड्स टू बी आस्क्ड फ्रॉम अफगान लीडरशिप और सेम पीपल जो अफगानिस्तान में जो कुछ एनलाइटेंड हैं, कुछ कि उनको कहा जाए कि आज भी 30 लाख आपके महाजरीन हमारे पास हैं, हमारे आंगन में है, हमारी इकोनॉमी जैसे आपने कहा तबाही हुई, हमारी सड़कें, हमारा सब कुछ जो है वो हम आपके लिए करते रहे, हम बदनामी भी लेते रहे टोटल उस लिहाज से हर तरह का आपके साथ किया। तो यही तो बात है। इसके ऊपर वो किसी ने एक गाना भी बनाया हुआ है और जो बड़ा वायरल हुआ है कि देखो आप एहसान फरामोश है, आपने ये और फिर देखे उठ के उस मुल्क के अंदर चले जाके वो इनका अबूरी वजीर खारजा मुलाकात कर रहा है हिंदुस्तान, जहां आपने देखा कि मुसलमानों की क्या हालत है। वो मुल्क है जो बाबरी मस्जिद जैसी एक 300 साल पुरानी हमारी जो एक मस्जिद है उसको तबाह किया। कश्मीरियों पे क्या हो रहा है। जनरल साहब एक और बताएं, एक और बात सर जनरल साहब, आपको याद होगा डान में मेरा ख्याल है इट वाज अराउंड 2018 या 19 के करीब में, अगर मुझे डेट सही याद पड़ रही है, तो 5 पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरीज थे साबिक, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था डान में सर, फ्रंट पेज पे छपा था, आपने भी यकीनी तौर पर पढ़ा था। और इसी लिए वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से जब अगेन अशरफ गनी साहब थे और सारी हुकूमतें थे, तो उन्होंने इसी बात पे किया था कि हमारी जो पॉलिसी है अफगानिस्तान में, हमने सिर्फ तालिबान को ही क्यों उन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे और भी फोर्सेज हैं जो थोड़ी सी लिबरल भी हैं, मॉडरेट भी हैं, सेकुलर हैं किसी हद तक, जो नॉर्दर्न अलायंस की बात करते थे, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हजारा वाले हैं और बहुत सारे नेशनलिटीज हैं। हमने कभी उनको एंगेज करने की कोशिश नहीं की, हमने सारे अंडे बास्केट एक में डाल दिए। और उन्होंने कहा था उस वक्त कि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान इस तरह के जो मिलिटेंट्स हैं, इस तरह के जो एक एक्सट्रीमिस्ट सोच रखते हैं, इस्लाम का एक डिफरेंट वर्जन देते हैं जो दुनिया में उस तरह वो नहीं जी उसको देखा जाता, तो बदनामी ज्यादा होती है। तो हमारे यहाँ ये जो पॉलिसी थी कि हमने बाकी नॉर्दर्न अलायंस से कभी बातचीत नहीं की, कभी उनको एंगेज करने की कोशिश नहीं की। अगर इंडिया तालिबान को एंगेज कर सकता था तो हम नॉर्दर्न अलायंस को क्यों नहीं कर सकते थे? हमने क्यों सिंपली एक ही रखा कि पश्तून डोमिनेटेड वहां पे कोई ना कोई वो होना चाहिए, हुकूमत होनी चाहिए। इंडिया ने इस तरह नहीं किया, उन्होंने उनसे भी रखा और इनको भी उन्होंने वो कर लिया सर, हाईजैक कर लिया या वटएवर जो भी है आपका है। देखिए जब ये अमेरिकन यहाँ से निकले नेटो फोर्सेस, तो इंडिया तो सबसे ज्यादा परेशान था कि भाई हम तो क्या करते रहे, लेकिन अभी अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए वो कर रहे हैं ना। नॉर्दर्न अलायंस से भी हमारे लोग इन टच रहे। एक वक्त में जो मसूद था वो ब्लू आइड था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए पॉलिसी जो हुकूमत की है ना, वो यही होनी चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर जिनकी मेजॉरिटी है वो अपनी हुकूमत बनाए और अपने कल्चर के मुताबिक रहे। आज अगर तालिबान उधर है तो तालिबान ने पूरे मुल्क के अंदर एक अपने तौर पे कुछ हद तक कंट्रोल किया हुआ है ना। दैट इज द रीजन दे आर देयर। और अगर किसी को इतराज है वहां तो वो उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो देयरफॉर हम तो ये कहते हैं कि हम किसी भी मुल्क के अंदरूनी मसले में हम नहीं मुखिल होना चाहते। हम सिर्फ उस सूरत जनरल साहब जब जनरल साहब आपको याद होगा, आपको जनरल साहब याद होगा, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन आई थी जब पाकिस्तान में आई थी, वो वजीर खारजा थी अमेरिका के, तो एक उन्होंने फंक्शंस के बहुत सारी तकरीरें की और बड़ी वो ब्लंट और वो सीधी बात करने के लिए मशहूर है। उन्होंने पाकिस्तानी ने किसी ने भी उनको वो किया था, 2-4 ताने टॉन्ट्स किए थे, आपको भी याद आ गया, तो उन्होंने तालिबान के हवाले से फिक्रा कहा था, उन्होंने बड़ा मशहूर हुआ था। उन्होंने कहा जनाब कि अगर आपने अपने बैक यार्ड में सांप पाले हुए हैं कि हमसाइयों को डसेंगे तो तसल्ली रखें, सांप एक दिन आपके घर में घुस के आपको भी डसेंगे। ये आज की उनकी मेरा ख्याल है 2016 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बातें तो पूरी दुनिया को समझ आ रही थी कि पाकिस्तान ने जिन लोगों पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वन डे दे विल कम एंड दे विल हिट देम। और ये कुछ ज्यादा देर भी नहीं लगी, तालिबान आते गए, विद इन 1 मंथ हमने देखा काम शुरू हो गए थे सारी पाकिस्तान में वही चीजें, और सब कुछ टीटीपी वगैरह सब कुछ एक्टिव हो गए, तालिबान भी वहां से उनके भी बयान आना शुरू हो गए थे। तो उसको आप कैसे देखते हैं जो हिलरी क्लिंटन का बयान था 10 साल पहले था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उन्होंने कहा आप तो सांप पाल रहे हैं और कल को ये आपको डसेंगे ये, और वही बात उनकी प्रेडिक्शन पूरी हुई है सर।
और हिलरी क्लिंटन ने ये भी कहा, वो जब आई थी 93 94 में, तो मैं MS था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, उनके साथ कंडक्टिंग अफसर भी था मैं। उसने ये भी कहा था बाद में कि जब हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए तो पाकिस्तान ने हमारी सारी मदद की, और जब हम कामयाब हो गए सोवियट्स को निकालने में, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को हमने हाई एंड ड्राई छोड़ा, बल्कि बाद में आके प्रेसलर अमेंडमेंट भी लगा दी। तो मेरा मतलब है कि ये जो देखिए, सांप पालने पाकिस्तान की बसात में नहीं था कि वहां जो मर्जी की हुकूमत बनवाए अपने तौर पे। हम तो यही कहते रहे ना कि अगर वहां ये आपस में इन फाइट ट्राइबल सोसाइटी है, ये कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, कभी एक की हुकूमत है कभी दूसरे की है, तारीख इस बात की गवाह है। तो इनको अपने मुल्क में अपनी हुकूमत बनानी चाहिए, और यही एक बेस्ट स्टेप है। और तालिबान अभी अगर हुकूमत में आए हैं तो वो हमारे जोर के ऊपर तो नहीं आए, मतलब है वो तो नेटो की फोर्सेस टोटल उनकी गुरीला वार को विदस्टैंड नहीं कर सके। नहीं सर, दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे थे तालिबान के और अमेरिकन के, तो वो पाकिस्तान ने करे थे। हमने कराची से जो सेफ हाउसेज में तालिबान लीडर रखे हुए थे, मुल्ला ब्रादर वगैरह दीगर, इनको हम जहाज पे बिठा के उनको अमेरिकन को दे के आए थे। बातचीत हमने करवाई। हमारा ख्याल था कि यहाँ पे इनकी डील कराने में तो पाकिस्तान का हाथ है, हमारी तो वहां पे रही है। दोहा में बाकायदा तौर पर हमने डिलीवर किए थे तालिबान उनको, अमेरिकन को। तालिबान आपने कहा कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं ले आने में, पाकिस्तान तो बड़ा की हाथ है सर, उसके बगैर तो डील ही नहीं हो सकती थी, बातचीत ही नहीं हो सकती थी सर। वी वर देयर। ये जो तालिबान के लीडर थे दोहा में, ये अमेरिका की रिक्वेस्ट के ऊपर उनको वहां भेजा गया था, और हम फैसिलिटेट कर रहे थे कि किसी तरीके से ये जंग हमारे डोर स्टेप के ऊपर खत्म हो। और हम इस फेवर में नहीं थे कि अमेरिका या सोवियत यूनियन या नेटो कंट्रीज आके हमारे पड़ोस में एक जंग लगा दे। चूंकि सोवियत यूनियन आया था तो हमें बिल्कुल जेन्युइन वरी थी ये कि वो ऊपर सारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हड़प कर चुके हैं, अफगानिस्तान के अंदर वो लैंड कर गए हैं, और आगे अभी बलूचिस्तान से वो हॉट वाटर्स की तरफ जाएंगे। हमारा एक इंटरेस्ट था जिसकी वजह से हम ये देखते रहे। इसके अलावा ये जो नेटो की फोर्सेस थी ये आए, और इनके साथ तो वो तो आर्म ट्विस्टिंग वो करते रहे ना। वो क्यों उनको ये कहना पड़ा कि इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट, अब यू आर अगेंस्ट अस, या आर्म ट्विस्टिंग हुई और सब कुछ हुआ। तो ये जो मुल्ला ब्रादर वगैरह इधर से गए हैं, ये सारे अमेरिका की मर्जी पे गए हैं, और वी वर हैप्पी कि दोहा का एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर ये सर आपने हार्ट वाटर्स की बात की। जनरल साहब आपने हार्ट वाटर्स की बात की। आई एम ग्लैड कि आपने कहा कि उनको रशियंस को हार्ट वाटर्स है। ये वो थ्योरी थी, मैं अब इसको साची थ्योरी तो नहीं कहूंगा, सख्त हो जाएगा, जो ये 80s में सेल की गई, पूरे पाकिस्तान को की गई, और पाकिस्तानियों को बताया गया कि ये सिर्फ इनका वो जो है ना निशाना सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है। हालांकि वो तो मेरा ख्याल वहां पे कम्युनिस्ट हुकूमत जो थी उसको जो बगावतें हुई उनके खिलाफ रशियन जो हैं उनको सेव करने आए थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, जनरल जिया साहब के दौर में इनको हार्ट वाटर चाहिए, इनको बलूचिस्तान चाहिए, और इनको गवादर वगैरह वहां से ट्रेड करनी है, और इनको लैंड लॉक्ड है इनके इलाके से, यहाँ से या इनको छोटा पड़ता है। लेकिन हमने ये देखा कि इस वाक्य को जंग खत्म हुए 90 के बाद, ये तकरीबन मतलब 30 साल मोर से 30-35 साल हो गए, और अभी तो हम दुनिया भर को इनवाइट कर रहे हैं। चाइना और उसके रशिया के भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, जो उनका जो गवादर रिपोर्ट है या वन बेल्ट जो है, आज तक रशियंस ने कभी भी इंटरेस्ट शो नहीं की कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा करने की कि हमें यहाँ से रास्ता चाहिए, हम आपकी बंदरगाह यूज करना चाहते हैं। हमें तो 40-50 साल यही बताया गया था कि उनको हमारी बंदरगाह चाहिए, उनको बलूचिस्तान चाहिए, उनको हार्ट वाटर। हमने तो कभी रशियन से सुना ही नहीं है कि हमने कभी हार्ट वाटर्स के लिए। सर तो ये जो थ्योरी बनाई गई थी, वाज इट अ ट्रू थ्योरी या जस्ट टू मोबिलाइज पीपल के अपना हमला आप पे होने वाले लोगों को डरा डरू के वो सपोर्ट गैदर? ये बिल्कुल जायज सोच थी। उसकी वजह यह थी कि अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में था और आगे सिर्फ बलूचिस्तान रह गया था। आज सोवियत यूनियन नहीं है, आज रशिया है, और उनका अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वो भी उनके हाथ में अभी नहीं रही हैं। तो ये बहुत दूर हो गया, और अभी हालात ऐसे बदले हैं कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेटर हैं, और हम उनको अपने हम SCO के एक ब्लॉक में हैं जहां वो सिंपैथेटिक भी हैं और वो वेरी गुड। तो अभी उनका तो यहां से वार्म वाटर की तरफ जाने का कोई तुक नहीं है ना, बिकॉज दरमियान में सारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और अफगानिस्तान भी आजाद है। बट उस वक्त ये सोच जेन्युइन थी।
जी, बात करें हम अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो इस वक्त कशीदगी जारी है 48 आवर्स का फिलहाल जो है वो सीज फायर है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। जनरल अब्दुल कयूम साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब ये बताइएगा इस कशीदगी का अब हल क्या है? अब क्या होगा? आपने कहा ये अफगान तालिबान से बात करने का या मुज़ाकरात करने का या कोई रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनका अपना एजेंडा है, वो इंडिया इसराइल के एजेंडास पे जो है वो चल रहे हैं। तो अब हल क्या होगा? क्या दूसरे ममालिक को, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, इनको जो है वो शामिल करना पड़ेगा और इन्हीं के थ्रू जो है वो कोई गारंटीज या ये सालिसी का एक किरदार जो है वो अदा करेंगे? या देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल है और वो ये है कि आप अपनी सरजमीन के ऊपर से ये टीटीपी के जो लोग हैं इनको, अगर ये पाकिस्तान से गए हुए हैं तो इनको पकड़े, अरेस्ट करें और हमारे हवाले करें और डोंट अलाउ देम। आपने तो वहां शरिया के बड़े सख्त कवानीन रखे हुए हैं जिसमें हाथ काटना, लोगों को एग्जीक्यूट करना, लोगों को तरह तरह की जो पूरी फ्लॉगिंग वगैरह, इतने सख्त कवानीन के बावजूद अगर ये लोग आपके ऑर्डर नहीं मान रहे और आके कोल्ड ब्लडेड मर्डर और कत्ल कर रहे हैं दूसरे मुल्क में जाके, तो आप इनके ऊपर सख्ती करें। तो ये जो हमारे दोस्त मुल्क है ना, कतर है, सऊदी अरेबिया है, इवन चाइना और रशिया ने भी कहा है, हम उनसे एक ही गारंटी चाहते हैं, ये अपने मुल्क में जो मर्जी है करे, जो मर्जी है इनकी हुकूमत बने, लेकिन ट्रांजिट ट्रेड भी होती रहे जो कि 1.8 बिलियन डॉलर की पिछले साल में हुई, मैंने बताया, और 1/3 इनका था, 2/3 हमारा था। तो उसके बगैर इनका गुजारा मुश्किल है। एक ये बात को गारंटी दे दे कि वो हमारे मुल्क में आके तारे काट के बॉर्डर की और मुल्क के अंदर आके ये कत्लो गारत नहीं करेंगे, तो फिर बात आगे चलेगी। अगर ये ऐसा ना हुआ तो आई कैन अश्योर यू कि ड्रोन अटैक भी जारी रहेंगे, एयर अटैक्स भी रहेंगे उन हाइड आउट्स के ऊपर जहां पाकिस्तान को पता चलेगा कि यहाँ ये लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे ऊपर हमला करने की और इधर पाकिस्तान के अंदर शहादतें करने की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जी थोड़ा सा टाइम है तो जी जरूर, जी टाइम है। जनरल साहब, आपने उनको सुना होगा, वो जो इनके वजीर खारजा जो है सर ये अफगानिस्तान के, उन्होंने इंडिया में बैठ के कहा कि पाकिस्तान को ये अंग्रेजों से, रशिया से और ये अमेरिका से सीखना चाहिए कि अगर वो हमें फतह नहीं कर सके, अगर वो हमें हमें अगर कहते मेक फॉल इन लाइन, तो पाकिस्तान कैसे कर लेगा? डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट कि अफगानिस्तान को ना रशिया ने कंकर किया, ना अमेरिकन ने, ना हम, ना अंग्रेजों ने, ना हम कर सकेंगे? आपकी क्या इस पे? मैं ये समझता हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये बैरूनी ताकत कोई भी उनको फतह नहीं कर सकी और पाकिस्तान भी एब्सोल्युटली नेवर कि वो हम अफगानिस्तान को फतह करना चाहते हैं, वो उनका मुल्क है, वो करेंगे। सिर्फ हम ये कहते हैं कि बॉर्डर्स के ऊपर अपना बॉर्डर मैनेजमेंट में तावन करें, कंट्रोल करें। हमको काबुल को फतह करने की बात नहीं करते हुए, व्हाई शुड वी डू इट, लेकिन और एट द सेम टाइम ये अफगानिस्तान को पता होना चाहिए कि ना सोवियत यूनियन के साथ, ना बरतानिया के साथ, ना इधर आपने कोई पिच बैटल नहीं लड़ी। आपने ये कन्वेंशनल वार में सोल्जर टू सोल्जर सामने आके लड़ाई, आपने गुरीला वारफेयर की है और उनको भगाया है, उनको तंग किया है, वो चले गए। लेकिन पाकिस्तान को तो जीने का हक है ना। आप पाकिस्तान के अंदर आके गुरीला वार करना चाहते हैं तो हम नहीं फतह करना चाहते, मेरे ख्याल में वो फतह करना चाहते हैं पाकिस्तान को, न्यूक्लियर पाकिस्तान को, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। और मेरे ख्याल में उनको सर एक और बताएं सर, जनरल साहब एक और बात बताएं कि जो भी आपने कहा कि वो ये करना चाहते हैं, जो कि ट्रू बात भी है, टीटीपी के जरिए या तमाम इनके जरिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को कंकर किया जाए या पाकिस्तान पे यहाँ पर वो चीजें लाई जाएं। तो इसकी पॉसिबिलिटीज है इस वार के बाद जो लग रहा है यहाँ पे, तो इसका व्हाट नेक्स्ट है? ये मतलब एक न्यू नॉर्मल है या हमसे, एक मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ, 20 साल तक नेटो ने या इंटरनेशनल फोर्सेस अमेरिकन ने एंगेज रखा तालिबान को, पाकिस्तान उस वक्त वो डार्लिंग था और कोई हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम इतने बड़े नहीं आ रहे थे, अगर हो भी रहे थे तो हमने वो जंग खत्म करवाई, पीस लाए, कि हमें लगता था, जो आपने भी बात की कि पीस आने की वजह से अफगानिस्तान पीसफुल होगा, हमारे लिए बड़े मसाइल है ना, हमारे हल होंगे, दहशतगर्दी खत्म होगी, ट्रेड शुरू होगी, सेंट्रल एशिया सारा कुछ हम हो गया एक्सेस।
तो ये हमारे लिए बेहतर स्ट्रेटेजी थी कि वो 20 साल तक अमेरिका नेटो आपस में इनको एंगेज करते रहे, लड़ते रहे, या हमारे लिए बेहतर स्ट्रेटेजी थी कि अफगानिस्तान में जंग खत्म कराएं और वो जंग हमारे घर आ गई है। जो जंग वो लड़ रहे थे वो तो लड़ लूट के चले गए, अब वही जंग जो हमने खत्म करवाई वो हमारे घर पे आ गई। घर पे क्या आ गई, शुरू हो चुकी है। सो वाज इट अ वाइज स्ट्रेटेजी कि बाज़ दफा इस तरह का नेबर आपका होता है कि वो नहीं इन चीजों को मानता समझता या इरिटेंट के तौर पर रहता है। तो हाउ डू यू सी दैट कि हमें नेटो को जो हमने क्रेडिट लिया कि नेटो को अमेरिकन को वापस भेजा और हमारी सपोर्ट से भेजा और हमने उनको यहाँ पे नाक में दम किए रखा था, हाउ डू यू सी दैट सर, वाज इट अ वाइज? जो दोहा के मुज़ाकरात थे ना, उनमें एक प्राइमेट बात ये थी कि आपकी अबूरी हुकूमत होगी, इसके बाद आप इलेक्शन करा के तो एक परमानेंट हुकूमत, दैट इज वाई ये अबूरी हैं सारे। ये अभी मुल्क के अंदर बाकियों को एंगेज करना इनका काम है ना, हमारा तो ये चॉइस नहीं था। हम तो जो लीडर उनके साथ फाइट कर रहे थे उन्होंने तो हमें एंगेज कर दिया। जनरल साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि उन्हें वहां बाकी फोर्सेस को एंगेज करना था, पॉलिटिकल है या जो भी अपोनेंट है, उन्होंने उनको छोड़ के हमें एंगेज कर लिया सर। ये उन्होंने तालिबान को ना कि उनको तो बाद में देखेंगे, पहले हमारे जो ये थे गॉडफादर थे, हमारे पेट्रन थे, अमेरिकन भी इनको ऐसी प्लेट में देख के हुकूमत नहीं चले गए, वो इधर से अपनी कैजुअलिटी से तंग होके तो निकले हैं। तो ये फौते थे, ये ग्रुप बड़ा था और इस ग्रुप ने कंट्रोल किया और अभी भी कंट्रोल, वहां कोई इन फाइटिंग तो नहीं हो रही ना। पहले तो आपको पता है ना, वो उनके मुख्तलिफ जनरल्स होते थे, हर वैली के अंदर एक अलग हुकूमत थी। तो अभी तो ये उनका अपना कंट्रोल है, तो जिसकी वहां कंट्रोल है जिसका वो फाइटर तो उन्होंने इधर भेज दिया ना। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने वही अपने बंदे प्रॉक्सीज, अपने लोग जो हैं जो फाइटर थे व्हाटएवर जो भी थे उनके, तो पाकिस्तान की तरफ भेजा। आपस में लड़ने की बजाय उन्होंने पाकिस्तान से लड़ते हैं। टीटीपी का वही जो बात हम कह रहे हैं वहीं पे बेस्ड है और मोस्टली तो उसका रुख तो उन लड़ाई का रुख तो पाकिस्तान की तरफ किया, इंटरनल फाइट छोड़ के। मैं बात जनरल दोस्तम या वो मसूद वगैरह, ये लोग वो तो फौत हो गए। ये इस तरह के जो लोग मुख्तलिफ सेक्शनों के ट्राइब्स के हेड थे, उन्होंने आपस में बैठ के करना ना, उसमें हमने तो कुछ नहीं करना। जो अमेरिकन निकले तो ये डोमिनेट थे, ये सारों ने अटैक किया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और कंट्रोल संभाल लिया, और फिर अभी भी फुल कंट्रोल नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेफ्टिनेंट जनरल सेनेटर अब्दुल कयूम साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में बता रहे थे कि इस वक्त अफगान पाकिस्तान की जो कशीदगी है वो उसका जो है वो क्या हल निकलेगा आगे जाके। 48 आवर्स का जो है वो सीज फायर इस वक्त है और तालिबान ने जो है उन्होंने जो है वो सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी, तो अगले 48 आवर्स तक जो है वो ये सीज फायर जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।